हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हमने 3 लेक्चर कर लिए। पहले लेक्चर में हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स किए थे रिलेटेड टू दी CSIR, नेट, JRF एंड IIT JAM। और उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन है, ये कैसे पता लगा हमें। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। देखो, अब पता लग गया इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। अब जो एटम है उसका वेक्टर मॉडल क्या होगा। अब देखो, पहले सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम माना था बोर ने, उसके बाद माना गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी एक स्पिन है और दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है। तो अब वेक्टर मॉडल क्या होगा एटम का, और जो एटम की जो एक एनर्जी स्टेट है, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टर्म सिंबल। ठीक है, एक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है किसी भी एटम की जो एनर्जी स्टेट है पर्टिकुलर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट है। क्योंकि हमें पता है जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, जो एक पर्टिकुलर स्टेट है आफ्टर इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंसिडर करने के बाद। तो उसकी मतलब उसको कैसे मतलब उसको कैसे डिफाइन करें हम, उसको हम कहते हैं टर्म सिंबल। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्टैन गेरलाग एक्सपेरिमेंट, मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। भाई इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इससे ये भी पता लगता है जो मतलब एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इसका भी ये प्रूफ देता है। ठीक है, ये प्रूफ बताएगा हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन है। इलेक्ट्रॉन है स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन। ठीक है, मतलब इसके पास एक इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट है अपने, मतलब ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। ठीक है, पहले बात करते हैं हम वेक्टर मॉडल की बिना टाइम लेते हुए। ठीक है, देखो वेक्टर मॉडल क्या है हमारे पास। देखो, बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के चारों रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन एटम, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास √L L+1 h/2π। यहाँ पे जो L है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बोर ने स्पेक्ट्रा दिया था, वो मतलब जो स्पेक्ट्रा था वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं किया था, तो उसके बाद कंसीडर किया गया भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन है। ठीक है, स्पिन है तो उसका एक अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करने की वजह से एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जिसको S से डिनोट करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास h/2π। यहाँ पे जो S है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल s, स्पिन क्वांटम नंबर। तो दो टाइप के यहाँ पे मोमेंटम है, दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसके दोनों की जेड कंपोनेंट है, इसका एल जेड, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आता है। इसका जो जेड कंपोनेंट है वो है ml h/2π, और इसका जो जेड कंपोनेंट है वो है ms h/2π। और ml की जो वैल्यू है वो है -L2 + L, मतलब 2L+1 पॉसिबल वैल्यू होगी। और ms की जो वैल्यू है वो है ±s, 2 वैल्यू होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि हम सिंगल हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू होगी ±s, और s की जो वैल्यू है वो है हाफ, तो होगी ±½ मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में केस अलग हो जाएगा, वहाँ पे 1 और 0 ट्रिपलेट और जो सिंगलेट स्टेट आ जाएगी, वो केस अलग है। वो जब हम कपलिंग करेंगे LS और JJ कपलिंग मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे भाई जो स्पिन है वो 1 और 0 कैसी होती है। ठीक है, वहाँ स्पिन 1 और 0 होती है। ठीक है, वो बाद में आएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी एटम का, उसको J से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का जो सम है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी J+1 h/2π। सिमेट्री मेंटेन रहेगी, J+1 h/2π। और इसका भी जेड कंपोनेंट होगा JZ होगा हमारे पास mj h/2π। और जो mj होगा वो होगा सम ऑफ ml ± ms। ठीक है, ये mg होगा हमारे पास, क्योंकि J है L+H, जो mg होगा मतलब वो होगा ml ± ms। ठीक है, क्योंकि ml एक इंटीग्रल मल्टीपल है, ms की वैल्यू ±½ है, तो जो mg होगा वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, वो मतलब एक इंटीजर होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर होगा। ठीक है,
तो ये जे जेड होगा हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट है। ठीक, जो प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके एक एंगुलर मोमेंटम है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से आ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मतलब एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट रिवॉल्व कर रहा है, हम कह सकते हैं करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो एक करंट कैरिंग लूप है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो इंटरेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस है, हमने डिफाइन किया था ये -GS/E/2m इंटू एस। ठीक है, ये हमने कल डिफाइन किया था जब हमने पिछला लेक्चर लिया था, तब इसमें हमने ये देखा था भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो होगा μs - GS/E/2m इंटू, ये इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है, तो एक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है। ठीक है, तो एक L.S टर्म है, तो जो टोटल J² होगा हमारे पास वो होगा L² + S² + 2L.S यहाँ से, क्योंकि इसका दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, J.J लेंगे, यहाँ पे J.J आएगा हमारे पास L + S.L + S। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास J² = L² S² + 2L.S। तो L.S आएगा हमारे पास J² - L² - S² अपॉन यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, L.S इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी L.S की वो होगी J+1 - L L+1 - S+1 अपॉन 2 इंटू H/2π है, H/2π का होल स्क्वायर H² अपॉन 4π²। तो ये एक इंटरेक्शन टर्म आएगी। ठीक है, इसे हम कहेंगे वेक्टर मॉडल। जो कंप्लीट वेक्टर मॉडल है एटम का वो क्या है? इसमें दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम है। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों के जेड कंपोनेंट होंगे, इनके जेड कंपोनेंट का भी सम भी सेम होगा ml ± ms। और जो mj की पॉसिबल वैल्यू है वो होगी हमारे पास mj की जो पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास -J2 + J, ये mj की पॉसिबल वैल्यू होगी। और कितनी वैल्यू होगी टोटल? 2J + 1। और जो J है वो होगा, जो स्मॉल j है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल क्वांटम नंबर, इसे हम कहते हैं टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल j, टोटल क्वांटम नंबर। ये जो स्मॉल j है इसके अंदर इस टर्म में, ये स्मॉल j है हमारे पास L + ½ एंड L - ½। इसकी दो वैल्यू होगी L + ½ एंड L - ½। L = 0 के लिए सिर्फ ये J = ½ होगा, ये -½ नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा। L = 0 के लिए ये ½ होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। L = 0 J = ½ होगा, और L की 0 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए L + ½ और L - ½ होगा। मतलब ये वाला जो लेवल है ये स्प्लिट नहीं होगा। ये जो L की वैल्यू जो जिन लेवल में L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, वो लेवल्स दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, JL + ½ और JL - ½ में। ठीक है, तो ये कंप्लीट वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये हम कंप्लीट देखो, हम फाइन स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हम कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे जो एनर्जी है वो कितनी स्प्लिट हुई, जो लेवल्स है वो स्प्लिट हुए, और उनमें जो एनर्जी है वो गैप कितना है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, यहाँ तो हम बता रहे हैं भाई स्प्लिटिंग होगी, वेक्टर मॉडल से पता लग गया स्प्लिटिंग होगी, लेकिन कितनी स्प्लिटिंग हुई एनर्जी में, कितनी स्प्लिटिंग हुई वो कैसे पता लगेगा? वो लगेगा वहाँ पे जब हम फाइन स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन हम नेट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो मैं लास्ट एक्सप्रेशन बताऊंगा, तो मैं कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम बीच बीच में से देखेंगे डायरेक्ट, मतलब क्वालिटेटिवली हम उसको डिस्कस करेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है वेक्टर मॉडल। अब देखते हैं हम जो टर्म सिंबल है किसी भी एनर्जी स्टेट को। देखो अब इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसमें एक चीज़ और है, यदि इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या इफेक्ट होगा इस पे एटम पे। अब इसके पास एक टोटल एंगुलर मोमेंटम J है। ठीक है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो J है, वो है L +
एस। ठीक है, तो ये जे है, तो जो एल और एस है वो इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इनमें एक फिक्स एंगल है जो फिक्स रहेगा। तो जो जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इट इज सम ऑफ एल प्लस एस। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जो जे है एस को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस हिसाब से, एस यहाँ आएगा ऐसे, एस को यहाँ ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, तो इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो जे होगा एल प्लस एस। ठीक है, इसकी सही जो ज्योमेट्रिकली हम इसको इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जे है सम ऑफ एल प्लस एस। ठीक है, वेक्टर जो ट्राइंगल लो है हमारा वेक्टर का, जे इक्वल टू एल प्लस एस, इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन जो जे और एल के बीच में, जो एल और एस के बीच में जो एंगल है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों इसके अबाउट प्रिसिस करेंगे और जो एंगल है इनके बीच में वो फिक्स रहेगा एल और एस के बीच में। अब इसको कंप्लीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट जो एटम है, ये कंप्लीट एटम है हमारे पास, वेक्टर मॉडल है ये एटम का। ये वेक्टर मॉडल कैसे, जे है, इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये जे है हमारे पास, ये एल है और ये एस है। ठीक है, ये कंप्लीट वेक्टर मॉडल है हमारा। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में यदि प्लेस करें तो क्या होगा, देखो इसको ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो जे मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, और जे के अबाउट एल और एस है, ये एल होगा हमारे पास और ये एस होगा हमारे पास। ये इसके अबाउट प्रेसिस करते रहेंगे, और ये जो कंप्लीट जे है ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रेसिस करेगा। ठीक है, जो कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है इस एटम की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी हमने पहले देखा था जब सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट कर रहा था तो हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी अब प्रिसीजन की, ठीक है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको रोटेट करने की, बी के राउंड प्रिसिस करने की, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो टॉर्क क्या होगा हमारे पास, अब टॉर्क होगा डी जे, तो अब एंगुलर मोमेंटम है जे, पहले हमारे पास जब सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे थे तो जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास था वो था एल। अब हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर किया एटम के लिए, क्योंकि हम वेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। अब हमने स्पिन भी कंसीडर की है इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम डी जे, टॉर्क होगा डी जे बाई डी टी। ठीक है, मान लो ये रोटेट कर रहा है इसके बी के अबाउट, ये बी के अबाउट जे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये एंगल बनाएगा, ये जे है ये थीटा है, तो ये होगा जे साइन थीटा, तो रेडियस होगी जे साइन थीटा। तो ओमेगा इंटू जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ओमेगा इंटू डी टी होगा हमारे पास, ओमेगा इंटू डी टी होगा हमारे पास डी जे अपॉन जे साइन थीटा। ठीक है, डी जे अपॉन जे साइन थीटा, तो ओमेगा होगा हमारे पास डी जे, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, डी जे बाई डी टी अपॉन जे साइन थीटा, क्योंकि देखो ओमेगा डी टी है डी थीटा है, ओमेगा डी टी है डी थीटा है हमारे पास ओमेगा डी टी, और ओमेगा डी टी क्या होगा, ये लेंथ है डी जे अपॉन जे साइन थीटा। आर्क ये सेम बनता है ना आर्क में, जैसे ये डी थीटा है हमारे पास, ये आर है, ये डी एल है, तो डी थीटा होगा डी एल अपॉन आर। डी एल नहीं है हमारे पास, डी एल की जगह डी जे है, आर नहीं है हमारे पास, आर की जगह जे साइन थीटा है, तो ओमेगा डी जे बाई डी टी 1 बाई जे साइन थीटा, तो ओमेगा क्या आएगा। अब देखो डी जे बाई डी टी को टॉर्क लिख देंगे, टॉर्क अपॉन जे साइन थीटा, और टॉर्क क्या है हमारे पास, टॉर्क है म्यू क्रॉस बी, म्यू है म्यू जे, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो मैग्नेटिक मोमेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं हम, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो है म्यू जे। ठीक है, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार लास्ट वीडियो देख लो, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा और भी। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू जे क्रॉस बी, तो टॉर्क होगा म्यू जे बी साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे टॉर्क की जगह म्यू जे बी साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगी म्यू जे अपॉन जे इंटू बी। म्यू जे है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो टोटल एटम का एंगुलर मोमेंटम है एल प्लस एस,
तो म्यू जे बाय जे बी, और म्यू जे हमें पता है क्या है, म्यू जे है माइनस जी जे जी फैक्टर ई बाय 2m इंटू जे वेक्टर। म्यू जे हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है माइनस जी वेक्टर ई बाय 2m जे वेक्टर, ठीक है। तो म्यू जे बाय जे क्या आएगा हमारे पास, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जे नीचे चला जाएगा, माइनस हटा देंगे मैग्नीट्यूड, म्यू जे बाय जे आएगा जी जे ई बाय 2m। तो यहाँ पुट करेंगे तो ई बाय 2m जी जे इंटू बी, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ओमेगा होगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओमेगा होगा हमारे पास ई बी बाय 2m इंटू जी जे, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, जो प्रेसिस कर रहा है अबाउट दी मैग्नेटिक फील्ड। टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने निकाला था, जब स्पिन कंसीडर नहीं की थी तो एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो देखा था वही जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रेसिस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तो हमने एक फ्रीक्वेंसी निकाली थी जिसे हमने कहा था लार्मर फ्रीक्वेंसी, वो डायरेक्ट आया था हमारे पास ई बी बाई 2m। तो ये होगा ई बी बाई 2m इंटू जी जे, क्योंकि वहाँ जी एल की वैल्यू 1 थी। लार्मर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा एल इक्वल टू ई बाय 2m इंटू बी इंटू जी एल की वैल्यू 1 थी, तो आया था ई बी बाई 2m ओनली, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वो एम जे पे डिपेंड नहीं करेगी। जो एम जे है स्मॉल मैग्नेटिक नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस टोटल एटम को अब रखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी टोटल, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, बहुत काम आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं टर्म सिंबल, किसी भी एनर्जी स्टेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एटम में। इसको नोट कर लो अच्छे से, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है फ्रीक्वेंसी से। कई बार टॉर्क पे भी पूछ लेते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, टर्म सिंबल। देखो जो टर्म सिंबल है, देखो अब जो एटम है हमारे पास उसकी जो स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और जो टोटल क्वांटम नंबर है, टोटल में जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है जे, इनसे हम टोटल जो एटम है उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो टर्म सिंबल, मान लो एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, एल की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास जो जे होगा वो होगा एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ, दो वैल्यू होगी एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ। तो ये जो टर्म सिंबल है इसको हम जो स्टेट है, देखो अलग अलग स्टेट है, ये दोनों दो अलग अलग स्टेट है, किसी एक स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एल इक्वल टू 1 है तो एल की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ऑर्बिट होगी, एस पी डी एफ जी, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 4। एल इक्वल टू 1 की बात करें तो पी, ठीक है, पी आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पे जे टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है, जे यहाँ पे टोटल क्वांटम नंबर एल प्लस हाफ होगा या एल माइनस हाफ होगा, तो दो स्टेट होगी, तो जे होगा पी एल प्लस हाफ या पी एल माइनस हाफ। और यहाँ पे एक ऊपर टर्म आएगी मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ये डिपेंड करेगा स्पिन क्वांटम नंबर पे, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हाफ है 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो 2s प्लस 1 होगा हमारे पास 2। जो मल्टीप्लिसिटी है वो होगी यहाँ पे 2, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें हाइड्रोजन एटम की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी होगी 2, ठीक है। और आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिख देते हैं कई बार, n जरूरी नहीं होता, कई बार लिख देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिख देते हैं, n मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मल्टीप्लिसिटी टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, एल इक्वल टू यदि 2 हुआ तो यहाँ डी आ जाएगा, डी जे 2s प्लस 1 n। तो ये होगा हमारे पास टर्म सिंबल, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम की जो स्टेट है। ये धीरे धीरे जब तुम आगे फाइन स्ट्रक्चर हम करेंगे, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर करेंगे और एल एस जे जे कपलिंग करेंगे, तो यही यूज़ होगा, ऐसे ही लिखेंगे हम, तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा, अलग सा लग रहा होगा। मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे, देखो मल्टीप्लिसिटी 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए 2s प्लस 1 है, लेकिन जब मैनी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 3 और 1 होगी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी डिपेंड करती है स्पिन पे,
जो स्पिन है ये हाफ है अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में ये 1 या 0 होगी। तो मल्टीप्लिसिटी होगी ट्रिपलेट स्टेट, मतलब ये 1 और 0 होगी तो 2s + 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 3 और यहाँ 2s + 1 की वैल्यू होगी 1। तो ये ट्रिपलेट स्टेट होगी, ये होगी सिंगलेट स्टेट। और s = हाफ के लिए ये होगी हमारे पास डबलेट। तो जो मल्टीप्लिसिटी है वो बताएगा जो स्टेट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, डबल पार्ट में हो रही है या ट्रिपल में हो रही है या सिंगलेट है। ठीक है, जो मल्टीप्लिसिटी है वो रिप्रेजेंट करेगा। सिंगलेट कब होगी, दोनों जब अनपेयर्ड होंगे, दोनों पेयर्ड होंगे, एक अप स्पिन होगा एक डाउन स्पिन होगा। 1 कब होगी, जब दोनों अप स्पिन होंगे तो ट्रिपलेट स्टेट होगी। हाफ कब होगी, जब एक सिंगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तब होगा डबलेट। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट करती है जो स्टेट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो ये ट्रम सिंबल है हमारे पास। n की वैल्यू, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2p, s की वैल्यू हाफ है तो 2, j की वैल्यू है 3/2 और j की वैल्यू 1 है हमारे पास हाफ। ये दोनों ट्रम सिंबल होंगे। 3/2 j है 1 + हाफ और j है 1 - हाफ। तो 1 + हाफ में 3/2 आ जाएगा, 1 - हाफ में ये दोनों अलग अलग स्टेट होगी। ठीक है, ये आगे जब LS-JJ कपलिंग करेंगे, फाइन स्ट्रक्चर करेंगे तो तुम्हें कंप्लीट समझ आ जाएगा। ये अभी थोड़ा सा लग रहा होगा ट्रम सिंबल ये है क्या, ठीक है, थोड़ा सा ये याद भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे LS कपलिंग JJ कपलिंग तो वहाँ ये ही यूज़ करेंगे। एटम की जो किसी भी स्टेट है उसको इसी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेन-गेरलाच एक्सपेरिमेंट। ठीक, इस पर अभी फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे फर्दर लेक्चर में ही आएगा। ठीक है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फर्दर लेक्चर में पूरा यही चलेगा तुम्हारा, फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, LS-JJ कपलिंग, जेमान इफेक्ट, उसमें सभी में यही यूज़ करोगे तुम टर्म सिंबल। क्योंकि अब वेक्टर, अब किसी भी एटम की जो स्टेट है, जो एनर्जी स्टेट है, जो क्वांटाइज्ड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो कोई भी स्टेट आएगी उसको हम इसी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये इससे फैमिलियर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो इससे आराम से तुम फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं बिना टाइम लेते हुए स्टेन-गेरलाच एक्सपेरिमेंट। इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ ए इंट्रिंसिक स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास इंट्रिंसिक स्पिन है, इसका ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेन-गेरलाच एक्सपेरिमेंट। इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ ए इंट्रिंसिक स्पिन, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन है। देखो इसमें क्या है, बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पे एक ओवन है हमारे पास। ओवन में जो सिल्वर एटम है, न्यूट्रल एटम है, उनकी एक बीम आ रही है हमारे पास, उनकी एक बीम मिल रही है उनको। ओवन को हम गर्म कर रहे हैं तो हमें एक न्यूट्रल सिल्वर एटम की एक बीम मिल रही है और इनको फाइन स्लिट से, इनकी जो बीम है, ठीक है, इसको एक जो फाइन स्लिट है इसकी हेल्प से इस बीम को हम नैरो कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल एक सीधी बीम मिल रही है हमें। ठीक है, इस बीम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाने के बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे हम इसका स्पेक्ट्रा लेंगे। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे इसमें जो सिल्वर एटम है वो इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सिल्वर एटम है, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सिल्वर एटम कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से इनको पास करवाया जा रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन होमोजीनियस क्यों लिया है ये मैं तुम्हें बताऊंगा लास्ट में, नॉन होमोजीनियस ही क्यों लेंगे, यदि होमोजीनियस लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, नॉन होमोजीनियस क्यों लिया हमने। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है हमें, ठीक है, वो जो स्पेक्ट्रा ये दो पार्ट में, जो सिल्वर एटम है, जो न्यूट्रल सिल्वर एटम, देखो ये चार्ज पार्टिकल नहीं, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि चार्ज पार्टिकल होते तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट होते, ये पॉसिबिलिटी है, Q = लॉरेंज फोर्स की वजह से। लेकिन ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है, फिर भी ये डिफ्लेक्ट होंगे, ये जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, ये दो पार्ट्स में डिफ्लेक्ट होंगे। कुछ है जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, ये मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है हमारे पास, तो इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। कुछ है जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो दो पार्ट्स में मिलेगा, एक ऊपर प्लस जेड डायरेक्शन में, एक माइनस जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो रहे हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन पे फोर्स क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जेड डायरेक्शन, देखो जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है μJ/dB/dz। ये हमारे पास फोर्स है जो
सिल्वर एटम पे, न्यूट्रल एटम पे लग रहा है, म्यू जे dB/dz। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में हम बात करें तो म्यू जे जेड, ठीक है, इसका जेड कंपोनेंट जो देखो मैग्नेटिक मोमेंट है एक्चुअल में वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास म्यू जे जेड, इसका जो जेड कंपोनेंट है इट विल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो म्यू जे डॉट बी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस में। इस एनर्जी से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स है हमारे पास म्यू जे जेड dB/dz, क्योंकि नॉन होमोजीनियस फील्ड है तो dB/dz, ठीक है, ये फोर्स है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना बेसिकली, कितना डिस्प्लेस हुए, कितना डिफ्लेक्ट हुए। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी हमारी हाफ AZ t², ठीक है, हाफ AZ मतलब यहाँ से जब पार्टिकल चले थे वो कितना मैग्नेटिक फील्ड से जब निकले थे वो कितना डिफ्लेक्ट हुए, ये डिफ्लेक्शन चाहिए हमें Z। तो ये है हाफ AZ t², क्योंकि शुरू में डिफ्लेक्शन 0 है, Z नॉट है हमारे पास 0, शुरू में डिफ्लेक्शन 0, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से पास किए तो एक डिफ्लेक्शन आ रही है इनमें, वो डिफ्लेक्शन क्या है हाफ AZ t²। तो AZ क्या है हमारे पास FZ/m, m है सिल्वर एटम का मास, म्यू जेड जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट dB/dz, ठीक है। तो यहाँ पे जो Z आएगा वो क्या आएगा, हाफ AZ है इंटू dB/dz t²। t क्या है यहाँ पे, देखो t है टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। मान लो इसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है सिल्वर एटम की वो है vx, ठीक है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx और डिस्टेंस है इसकी d, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो d डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम आएगा d/vx, ठीक है। और हमें पता है हाफ mvx², काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kBt, क्योंकि इसको ओवन को गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर की वजह से इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है हाफ mvx² 3/2 kBt। लेकिन जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो इस 3/2 kBt से बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, एक्चुअल में 3/, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स जो हमने फाइन स्लिट ली है इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी 3/2, लेकिन हम मान रहे हैं ये 3/2 kBt है। तो vx² आएगा हमारे पास 3 kBt/m, ठीक है। तो vx आएगा √3 kBt/m। तो vx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, t = d/√3 kBt/m, ठीक है। तो t² आ जाएगा, t² की जगह यहाँ पुट कर देंगे d² 3 kBt/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, जो Z आएगा इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं ऊपर। देखो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास Z आएगा हमारे पास हाफ म्यू जे Z कंपोनेंट, m से m कैंसिल हो गया, dB/dz इंटू d² 3 kBt, ठीक है। अब देखो जो Z कंपोनेंट है म्यू जे Z कंपोनेंट वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास -GJ E/2m। यदि हम वेक्टर फॉर्म में लें, वेक्टर में लें तो माइनस आएगा, यदि मैग्नीट्यूड लें तो हम प्लस में लिखेंगे GJ E/mj, ठीक है। Z कंपोनेंट की बात करेंगे तो Z एंगुलर मोमेंटम का, टोटल एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट, तो ये आएगा GJ E/2m और JZ है हमारे पास MJ h/2π, MJ h/2π, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो ये आएगा GJ EH/4πm इंटू MJ, तो ये आएगा GJ, इसको लिखेंगे बोर मैग्नेटॉन म्यू बी इंटू MJ, इसको यहाँ पुट करेंगे तो Z आएगा हमारे पास हाफ GJ MJ म्यू बी बोर मैग्नेटॉन इंटू dB/dz इंटू d²/3 kBt। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगा। और ये डिफ्लेक्शन देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, GJ और MJ पे। देखो जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड कर रही है हमारी MJ और GJ पे, और MJ की
वैल्यू है 2j+1, mj की जो पॉसिबल वैल्यू होगी 2j+1। यदि j हाफ है हमारे पास, j हाफ कब होगा, जब l 0 है s हाफ है, तो j हाफ होगा, j हाफ है तो 2j+1 होगा हमारे पास, कितना आएगा 2। mj की दो पॉसिबल वैल्यू होगी, कौन कौन सी होगी, -½ और +½ तो जो z है इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होगी, gj/2 और -gj/2। तो दो पार्ट्स में जो स्पेक्ट्रा है वो दो पार्ट्स में डिफ्लेक्ट होगा, प्लस माइनस। देखो कुछ एटम जिनकी देखो जिन एटम के लिए mj 0 है, जिन एटम के लिए mj 0 है वहाँ कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जिन एटम के लिए mj 0 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, जिनके लिए टोटल j 0 है, ठीक है, टोटल j 0 कब होगा, जब हमारे पास j है, हमारे पास देखो l + s, l भी 0 होगा, s भी 0 होगा। l 0 कब होगा, जब वो s स्टेट में है, s ऑर्बिट में है, और s 0 कब होगा, जब वो कंप्लीटली फील्ड है, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन है, एक हाफ स्पिन मतलब एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, मतलब जो टोटल हाफ और -½ तो सम होकर टोटल 0 स्पिन। ये मैनी इलेक्ट्रॉन एटम का केस है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में s 0 नहीं हो सकता, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में s की वैल्यू हाफ ही होगी। मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में यदि s 0 है हमारे पास, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 0 होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 का मतलब mj की वैल्यू भी 0 होगी, mj 0 का मतलब स्प्लिटिंग 0 होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं हम जिंक, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट में इसके जो इनकी जो ग्राउंड स्टेट है, जिंक कैडमियम मरकरी, इनकी जो ग्राउंड स्टेट है वो है 1s0। 1s0 मतलब जो j है यहाँ पे वो 0 होगा, ठीक है। ये आगे जब हम कपलिंग करेंगे LSJJ वहाँ देखेंगे जो सिंगलेट स्टेट है s = 0 वाला कब केस बनेगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जिंक कैडमियम इनके लिए j की टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो इनमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो टोटल है, जो यदि हम सिल्वर एटम लें, सिल्वर एटम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो जो s है उसकी वैल्यू हाफ है, सिल्वर एटम के लिए s की वैल्यू हाफ, तो ये दो पार्ट्स में जो स्पेक्ट्रा है वो डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन z डायरेक्शन में दो पार्ट्स में हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है, दो पार्ट्स में हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है, +z और -z में। अब हम बात करते हैं हमने नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया। यदि हम होमोजीनियस लेते तो क्या होता, नॉन होमोजीनियस ही क्यों लिया। देखो यदि हम होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड लेते, देखो एक्चुअल में डिफ्लेक्शन हो किस वजह से रहा है। देखो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का z कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से इनका इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ऑर्बिटल एंगुलर जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट है वो रखा हुआ है, या वो इसके अंदर से हम पास करवा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखो जो सिल्वर एटम है उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, एक तो सिल्वर एटम है नहीं, बहुत सारे इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सिल्वर एटम होंगे, और सभी रैंडम डायरेक्शन, जिनका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है सभी रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो सभी अलग अलग डायरेक्शन में इंटरेक्ट करेंगे, सभी की डायरेक्शन है वो रैंडम होगी, सभी अलग अलग डायरेक्शन में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ रोटेशन होगा। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो सिर्फ रोटेशन होगा, कोई भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तुमने देखा होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखते हैं, यदि वो यूनिफॉर्म है वो सिर्फ रोटेट करता है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। यदि नॉन होमोजीनियस लेते हैं हम तो वो डिफ्लेक्शन होगा। तो यदि हम होमोजीनियस लें तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे वो इस टाइप का मिलेगा, सर्कुलर, हर पॉसिबल डायरेक्शन में हमें सिल्वर एटम मिलेंगे, ठीक है। और यदि हम नॉन होमोजीनियस लें तो दो ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जिन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उन्हीं डायरेक्शन में सभी एटम कुछ +z में चले जाएंगे, कुछ -z में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन होमोजीनियस में होगा ऐसा, इसलिए हम होमोजीनियस नहीं ले रहे, नॉन होमोजीनियस ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, कुछ प्लस हाफ में। यदि होमोजीनियस है तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हमें जो एटम है वो मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रोटेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें इस टाइप का, रोटेशन होगी सिर्फ, ऐसा नहीं है वो डिफ्लेक्ट होंगे, सिर्फ रोटेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, एक पॉजिटिव z डायरेक्शन में और एक नेगेटिव z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बताता है भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन है, इसी की वजह से जो स्पेक्ट्रा है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है,
पॉजिटिव जेड में और नेगेटिव जेड। यदि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन नहीं होती तो जो टोटल हमारा, देखो इलेक्ट्रॉन के पास हमने स्पिन कंसीडर की तभी तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आया, और जो डिफ्लेक्शन है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम पे ही डिपेंड कर रहा है, एम जे पे। टोटल इलेक्ट्रॉन की स्पिन कंसीडर करिए तभी तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम था, और जो डिफ्लेक्शन है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम पे ही डिपेंड कर रहा है। और इसकी दो पॉसिबल वैल्यू है सिल्वर एटम के लिए, प्लस माइनस हाफ, जे इक्वल टू हाफ के लिए। और ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, और जो हमने कैलकुलेशन की वहाँ से भी ये पता लगा। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन वेक्टर एस एंड द टोटल वेक्टर जे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओरिएंटेशन हमें स्पेस क्वांटाइजेशन ड्रॉ करना है स्पिन वेक्टर एस के लिए और टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के लिए। ठीक है, हमने ऑर्बिटल, जो सिंपल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उसके लिए ड्रॉ किया था, एम की अलग अलग वैल्यू थी विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, जो जेड डायरेक्शन है वो बी है, जेड डायरेक्शन में यहाँ हमें ड्रॉ करना है। पहले हम स्पिन की बात करते हैं। देखो जो स्पिन है एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो मान लो इसे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये होगा एस जेड, तो कोस थीटा होगा यहाँ पे हमारे पास एस जेड अपॉन एस, कोस थीटा होगा एस जेड अपॉन एस, क्योंकि एस जेड होगा एस कोस थीटा। और एस जेड है हमारे पास, एस जो जेड कंपोनेंट है एम एस एच अपॉन 2 पाई, और जो एस होगा हमारे पास वो होगा रूट एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। तो जो कोस थीटा आएगा हमारे पास वो आएगा एम एस अपॉन रूट एस प्लस वन। एस की वैल्यू हाफ के लिए जो एम एस होगा वो होगा प्लस माइनस हाफ। तो दो पॉसिबल वैल्यू होगी, एस की वैल्यू यदि हाफ है तो एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, ये होगा प्लस हाफ और ये होगा माइनस हाफ। ये एंगल कैलकुलेट कर लेना तुम, क्या एंगल होंगे दोनों। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एस की वैल्यू हाफ रखेंगे, एक बार एम एस हाफ आएगा और एक एस की वैल्यू आएगी हाफ, तो हाफ प्लस वन 3/2 तो 3/4, तो एक ये आएगी एक माइनस में आएगी। ठीक है, दोनों एंगल की वैल्यू यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास स्पिन वेक्टर एस का ओरिएंटेशन। ठीक है, यदि यहाँ पे एस की वैल्यू 1 ले, हम एस की वैल्यू 1 ले तो क्या आएगा, देखो 1 लेंगे तो यहाँ पे जो एम एस है वो 2s प्लस 1 पॉसिबल वैल्यू होगी, 1 0 -1, तो 3 पॉसिबल वैल्यू होगी, तो 3 पार्ट्स में ये ओरिएंट करेगा। तो यदि हम एस की वैल्यू 1 लें तो ये होगा हमारे पास एम एस 0 एम एस 1 एम एस -1, ये आएगा जब मैनी इलेक्ट्रॉन एटम की हम बात करेंगे। ठीक है, जब मैनी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे तो ये वाला केस होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टोटल मैग्नेटिक जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, उसका स्पेस क्वांटाइजेशन कैसा होगा। देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। देखो कोस थीटा होगा यहाँ पे जे जेड अपॉन जे जेड है हमारे पास एम जे एच अपॉन 2 पाई, और ये है रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अब एच की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जे की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जे की एक वैल्यू ले लो कोई भी 3/2 ले लो, तो एम जे होगा -J2 प्लस जे, क्योंकि जो जे है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, क्योंकि L प्लस हाफ है और S की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, तो ये होगा 3/2 के लिए -J2 प्लस जे। लेकिन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में केस डिफरेंट हो जाएगा, वो बाद की बात है। ठीक है, -3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ 3/2, तो ये 4 केस होंगे, -J2 प्लस जे, 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 3/2 हाफ माइनस 3/2। ठीक है, ये ओरिएंटेशन होगा, ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो तुम अलग अलग। ठीक है, इस टाइप का ओरिएंटेशन होगा। तो एस और जे के लिए, और टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उसके लिए, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किया था। ठीक है, वहाँ पे 5 वैल्यू थी, L = 2 के लिए एम की 5 वैल्यू होगी, L = 1 के लिए एम की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन की टर्म्स में जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस ई बाय 2m इंटू एस। ठीक है, ये वेक्टर में बात करें, यदि हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो ये आएगा जी एस ई बाय 2m एस मैग्नीट्यूड में। ठीक है, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एस होगा हाफ, एस हाफ होगा तो ये आएगा √3/4 एच अपॉन 2 पाई। तो ये आएगा हमारे पास जी एस की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इंटू √3/4 एच अपॉन 2 पाई इंटू ई बाय 2m। ये बोर मैग्नेटॉन होगा हमारे पास म्यू बी, तो ये होगा √4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बी। ठीक है, √3 म्यू बी, तो ये आएगा हमारे पास म्यू एस, √3 इंटू म्यू बी। जेड कंपोनेंट पूछा होता बोर मैग्नेटॉन की टर्म में, जेड कंपोनेंट माइनस जी एस ई बाय 2m एस जेड। ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, एस जेड होता है हमारे पास एम एस एच अपॉन 2 पाई। तो ये होता है जी एस एम एस ई एच अपॉन 4 पाई m। ये बोर मैग्नेटॉन होता, जी एस की वैल्यू होती हाफ 2 म्यू बी इंटू एम एस की वैल्यू होती प्लस माइनस हाफ, तो म्यू एस जेड होता है हमारे पास प्लस माइनस म्यू बी। ठीक है, ये जेड कंपोनेंट होता, ये सिंपल है टोटल √3 म्यू बी, और ये जेड कंपोनेंट प्लस माइनस म्यू बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, इट एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स 1.2 टेस्ला। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन हुज स्पिन आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। अब देखो एक पैरेलल स्पिन होगी, एक एंटी पैरेलल स्पिन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के उन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जो पास करेंगे पैरेलल स्पिन और एंटी पैरेलल स्पिन दोनों अलग अलग, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी, अप स्पिन की अलग होगी, डाउन स्पिन की अलग एनर्जी होगी। उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, ये इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से, तब एक पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है यू से लिख देते हैं हम म्यू डॉट बी, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट। यदि हम जेड कंपोनेंट की बात करें, म्यू जेड कंपोनेंट इंटू बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आएगा तो म्यू जेड इंटू कोस थीटा को, म्यू इंटू कोस थीटा को म्यू जेड लिख देंगे, तो म्यू इंटू कोस थीटा को म्यू जेड लिख देंगे, जेड कंपोनेंट। ठीक है, म्यू जेड इंटू बी, ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी यू। अब म्यू जेड हमें पता है क्या है, म्यू जेड क्या, देखो म्यू जेड की जो वैल्यू है जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट जी एस ई बाय 2m इंटू एस जेड की वैल्यू हमें पता है एम एस एच अपॉन 2 पाई। तो ये होगा हमारे पास जी एस की वैल्यू है 2, तो एम एस 2 एम एस ई एच अपॉन 4 पाई m बोर मैग्नेटॉन म्यू बी। ठीक है, एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, तो प्लस माइनस म्यू बी, ये हमारे पास म्यू जेड है प्लस माइनस म्यू बी, ये लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया। तो ये आएगा यू आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस लिख लो, प्लस माइनस म्यू बी इंटू बी। पैरेलल के लिए प्लस होगी, एंटी पैरेलल के लिए माइनस होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या होगा, देखो पैरेलल की बात करें हम, पैरेलल की बात करें तो म्यू बी इंटू बी, और एंटी पैरेलल की बात करें हम, पैरेलल को P से लिख देते हैं, एंटी पैरेलल को A से लिख देते हैं, माइनस म्यू बी इंटू बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल यू, म्यू पी माइनस म्यू ए। ठीक है, म्यू पी माइनस म्यू ए, ये होगा हमारे पास 2 म्यू बी इंटू बी। तो ये आएगा हमारे पास 2 म्यू बी है हमारे पास ई एच अपॉन 4 पाई m इंटू बी। वैल्यू पुट करो, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.64 इंटू 10⁻34,
4 पाई, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, बी की वैल्यू है 1.2 टेस्ला, तो ये आएगा 1.39 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास दिल्ली। तो एनर्जी डिफरेंस इतना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो डिवाइड हो जाएंगे, जो एनर्जी लेवल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा म्यू बी इंटू बी, एक होगा माइनस म्यू बी इंटू बी। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2 म्यू बी इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन स्ट्रक्चर्स, जो रिलेटिविस्टिक जो करेक्शन है, हमारी रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका जो फाइन स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, और हो सकता है उसमें हम लैम्प शिफ्ट के बारे में भी डिस्कस करें। लेकिन लैम्प शिफ्ट यदि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया तो हम लैम्प शिफ्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।